Hello student, today we are studying about the atomic spectra. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। जैसे तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा मीन्स एटम का हमें क्या लेना है, स्पेक्ट्रम देखना है। एटम किस तरह से स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन आपने देखा होगा, नेचुरली भी बनता है। जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, स्मॉल ड्रॉप में जब लाइट पास करते हैं तो वहां पर लाइट क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है इनटू 7 कलर टू फॉर्म ए रेनबो। रेनबो का फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज नोन एज डिस्पर्जन। हम इस फिनोमेना को डिस्पर्जन बोलते हैं कि जब कोई लाइट क्या होता है, डिफरेंट कलर में स्प्लिट अप हो जाती है, उस फिनोमेना को डिस्पर्जन बोलते हैं। और डिस्पर्जन के द्वारा जो डिफरेंट कलर्ड लाइट होती है इन ए सीरीज, मतलब सीरीज ऑफ कलर्ड लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। उस कलर्ड लाइट के सीरीज को, मतलब जैसे वायलेट से लेकर के रेड तक लगा हुआ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इस तरह से, वो हम उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम में जैसे लोअर वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ तक चलते हैं। वायलेट सबसे पहले रहता है क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ बहुत कम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वह यहाँ पर स्कैटर हो जाता है, मुड़ जाता है। जबकि रेड लाइट क्या होता है कि उसमें वेवलेंथ ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण उसकी बेंडिंग बहुत, डेविएशन उसमें कम पाया जाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं यहाँ पर कि जो आप जनरली देखते हैं वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। उसमें कंटिन्यूटी पाई जाती है, एक के बाद एक पाया जाता है, वहाँ पर कोई गैप नहीं होता है। तो उसे हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे वायलेट होता है वो इंडिगो में थोड़ा मर्ज होता है, वहाँ बीच में कोई गैप नहीं है। गैप नहीं होने के कारण ही उसे हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। इसी तरह से जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइट इमिटेड फ्रॉम सम इनकैंडेसेंट सब्सटेंस। जो मतलब इनकैंडेसेंट है, जो मतलब जहाँ से फ्लेम निकलती है, उस लाइट को भी हम पास करके कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ना बात यह है कि यहाँ पर व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में एटम्स होते हैं और ये एटम्स में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं। देयर आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल टू द इनफाइनाइट एनर्जी लेवल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है E1 फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये होगा E2, ये हो जाएगा E3 एनर्जी लेवल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन सभी सेल में पाए जाते हैं। जो सेल्स होते हैं दे आर आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स, उन्हीं को एनर्जी लेवल का नाम दिया गया है। तो ये एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स हर उसमें पाए जाते हैं। जैसे ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इस पर इंसिडेंट कराया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने से इट मूव्स टू द, या इट जंप टू द हायर एनर्जी लेवल। E1 मतलब लोअर एनर्जी लेवल है, इससे मतलब ज्यादा एनर्जी E2 की है, E2 से ज्यादा E3 की है, तो ये E2 पर जाएगा। यदि और ज्यादा यदि एनर्जी उसको मिल जाती है तो ये यहाँ से यहाँ पर भी मूव कर सकता है E3 पर। E3 पर लेकिन यदि कोई एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर जाएगा, वहां पर वह स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि उसके तो रुकने का जो मतलब टेंडेंसी है वो कहाँ पर ज्यादा स्टेबल अपने आप को फील करेगा, ये फील करेगा फर्स्ट एनर्जी लेवल पर। यहां जाने से अनस्टेबल होगा। और हर एक यहाँ पर सब्सटेंस, हर एक पार्टिकल ये स्टेबल फॉर्म में ही रहना चाहते हैं। तो स्टेबल फॉर्म में फिर से आने के लिए वह क्या करेगा, जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी यहाँ से ये फिर से एमिट कर देगा। ये यहाँ से एमिट कर देगा इस तरह से, और ये फिर एमिट करेगा और वापस फिर से अपने कहाँ पर आ जाएगा, ये उसी ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा। ग्राउंड स्टेट पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम डिफरेंट एनर्जी लेवल, इसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। अलग अलग तरीके के कलर्ड बैंड मिल सकते हैं, कलर्ड लाइन मिल सकती हैं, उसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं या एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रा ऑफ जो एटम्स है दे आर नॉट कंटिन्यूअस, वो जनरली कंटिन्यूअस नहीं होते हैं।
क्योंकि उसमें 7 वेल डिफाइंड लाइंस पाई जाती हैं या फिर बैंड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के, और बीच में गैप भी पाए जाते हैं, इसलिए दीज आर नॉट कंटिन्यूस, जबकि डिसकंटिन्यूस होता है। तो आगे, हाउ कैन यू डिफाइन एटॉमिक स्पेक्ट्रा? द एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज डिफाइंड एज, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted or absorbed by an electron during transition between different energy levels within an atom। मीन्स एक एटम में जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट होने की वजह से ट्रांजिशन होता है, मीन्स मूवमेंट चलता रहता है, वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, लोअर टू हायर और हायर टू लोअर, इस तरह से। तो उससे हमें जो भी स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखें तो जनरली ये कंटिन्यूअस वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन इसमें जो एक टाइप होते हैं इसके 2 टाइप्स के होते हैं, और ये 2 टाइप्स हैं इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर ऑफ 2 टाइप्स, या इसके टाइप्स देखें तो टाइप्स है यहाँ पर 2। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन और दूसरा एब्जॉर्प्शन। इमिशन मतलब जहां पर रेडिएशन एमिट होते हैं, और एब्जॉर्प्शन का मीनिंग है जहां पर पहले उसे रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट है इमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इमिशन स्पेक्ट्रम जो मिलेगा, इमिशन मतलब रेडिएशन यहाँ पर इमिट होते हैं। इमिटेड रेडिएशंस को हमें क्या करना है? एनालाइज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे देखिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक कोई भी सब्सटेंस ले लिया जिसका हम स्पेक्ट्रम देखना चाहते हैं या जिसका स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना चाहते हैं। उस सब्सटेंस को हमने गैसियस फॉर्म में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ले लिया। इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेने के बाद इसको फर्दर हीट करेंगे, या तो टेम्परेचर दे करके या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू। तो इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू भी यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जा सकता है एनर्जी दे करके। और जैसे ही एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, वहां से रेडिएशन इमिट होगा। और ये रेडिएशन इमिट होने के बाद इसको हम पास कराएंगे इस तरह से एक स्लिट से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रेडिएशंस निकलेंगे, ये यहाँ पर कट ऑफ हो जाएंगे। और जहां से ये एपर्चर है, स्लिट में छोटा सा होल होता है, वो एपर्चर से लिमिटेड रेडिएशन ही प्रिज्म की ओर जाएंगे। ये प्रिज्म मीन्स एक तरह से स्पेक्ट्रोस्कोप है, इसको हम सिर्फ प्रिज्म ही नहीं बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप भी बोला जाता है। ये पूरी मशीन होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके द्वारा हम स्टडी करते हैं। ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिसमें मैटर और लाइट के इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी की जाती है। तो इधर मैटर था और मैटर से ये रेडिएशन इमिट हुआ। ये स्पेक्ट्रोस्कोप से हम पास कराएंगे या प्रिज्म से पास कराएंगे। तो प्रिज्म से पास कराने के बाद यहाँ पर ये डिफरेंट लाइंस में स्प्लिट हो जाएगा। डिफरेंट कलर्ड की जो वेवलेंथ थी वो सभी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ये इस तरह से डिफरेंट इसमें बढ़ जाते हैं। और ये जब डिफरेंट लाइंस में मिलेगा तो यहाँ पर हमें स्क्रीन या जो स्पेक्ट्रम जिसे हम बोलते हैं वहां पर देखेंगे आपको, जैसे रेड है, ब्लू है, वायलेट है, या दूसरे एक साथ मतलब 2-2 वायलेट, 3-3 वायलेट, 2 रेड कहीं पर आ सकते हैं। तो इस तरह से हमें डिफरेंट तरह का जो डिस्टेंस पर ये लाइन, ये ऐसा फिक्स नहीं होगा, कहीं पर भी कोई भी लाइन आ सकती है। और ये लाइन हमें ब्राइट कलर की लाइंस मिलेंगी। तो ये ब्राइट लाइंस होंगी यहाँ पर, ब्राइट और कलर्ड लाइन। तो यहां पर देखिए हमने सब्सटेंस को क्या किया, हीट किया बाय थर्मल, या तो इमिशन के द्वारा हमने यहाँ से उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा एक्साइट किया। और ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन के फॉर्म में स्पेक्ट्रोस्कोप में जब उसका एनालाइज किया तो हमें ब्राइट लाइंस मिली स्पेक्ट्रम में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैटर के हमने इलेक्ट्रॉन को इमिट किया है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इसलिए हम इसका नाम इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं।
तो इमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है, दिस ऑब्टेन्ड व्हेन द रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम सब्सटेंसेस दैट हैव एब्जॉर्ब्ड एनर्जी दोनों जगह से कहीं से भी मिल सकती है, दैट हैव एब्जॉर्ब्ड एनर्जी आर एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप। तो ये हमें तभी मिलेगा जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करके, मतलब उसमें एनर्जी दे करके उसके रेडिएशंस जो इमिट होंगे उनको जब हम एनालाइज करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप में, द ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रा। एंड द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड, मतलब द इमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट शार्प वेल डिफाइंड ब्राइट कलर्ड लाइंस ईच करस्पॉन्डिंग टू डेफिनेट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अलग अलग कलर की, जो ब्राइट कलर की हमें लाइंस मिलेगी, रेड हो सकती है, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, कोई भी कलर हो सकता है, उनका डेफिनेट फ्रीक्वेंसी भी होगा और डेफिनेट वेवलेंथ भी होगा। इसी तरह से द कलर ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन द सब्सटेंसेस अंडर सुपरविजन। जो हम, मतलब लाइट हमें मिलेगी उसका जो कलर होगा, इस स्पेक्ट्रम में जो ब्राइट कलर की लाइंस मिल रही हैं, their color is depend upon the substances taken under investigation। जो हम इसका इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं उस सब्सटेंस के नेचर पर वह डिपेंड करता है। तो ये था इमिशन स्पेक्ट्रम। जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्योंकि हमें यहाँ पर ये लाइंस के रूप में मिलते हैं इसलिए हम इसको लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। अलग अलग कलर की लाइट सेपरेटेड होती हैं बाय द ब्राइट लाइंस, वो अलग अलग कलर के जो बैंड हैं वो सेपरेट होते हैं यहाँ पर। और इमिशन स्पेक्ट्रा, ईच एलिमेंट जो है गिव्स ए यूनिक इमिशन स्पेक्ट्रा। हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है। जैसे कि हम लोगों का फिंगर जो प्रिंट है, हर एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। मीन्स ऐसा हमारा जैसा, मेरे जैसे फिंगरप्रिंट और किसी का यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि मेरा फिंगरप्रिंट पूरे, मतलब उसमें यूनिक है। इसी तरह से हर एक एलिमेंट का इमिशन स्पेक्ट्रम भी अपने आप में यूनिक होता है। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ यदि आप स्पेक्ट्रम मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो बोथ आर डिफरेंट, दोनों मतलब जो है आपको डिफरेंट मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि इट इज आल्सो कॉल्ड फिंगरप्रिंट ऑफ एटम, इसलिए हम इसको फिंगरप्रिंट ऑफ एटम के नाम से भी जानते हैं। तो इमिशन स्पेक्ट्रा इज आल्सो कॉल्ड फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एटम बिकॉज ईच एलिमेंट गिव्स ए यूनिक स्पेक्ट्रा। हर एक एलिमेंट यूनिक स्पेक्ट्रम को देता है। तो इसके द्वारा जैसे कभी कोई एलिमेंट मिलता है, उसकी स्टडी की जाती है, मिशन स्पेक्ट्रम उसका बनाया जाता है। और यदि उसका मिशन स्पेक्ट्रम किसी दूसरे एलिमेंट के जैसा दिखता है, मतलब वो वही एलिमेंट है, और यदि सबसे डिफरेंट है, मीन्स कोई नया एलिमेंट अभी है, तो फिर उसके बारे में आगे फर्दर स्टडी और की जाती है। नाउ अब सेकंड है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें लाइट को एब्जॉर्ब करता है। वहां पर ऐसा होता है कि डायरेक्ट वह इमिट करता है कोई भी सब्सटेंस। यहाँ पर हम सबसे पहले व्हाइट लाइट जैसे ले लें, जो सन से लाइट आने वाली है, तो व्हाइट लाइट को स्लिट से पास कराते हैं जिससे सिंगल प्लेन का रेडिएशन मिल जाए। और ये सिंगल प्लेन के रेडिएशन को हम पास कराते हैं जिससे सॉल्यूशन में, या फिर यहाँ पर कोई गैस ले सकते हैं। तो सॉल्यूशन और गैस ये व्हाइट लाइट को क्या करेगा, वहां पर एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये लाइट को आगे जाने देगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसमिटेड लाइट। ये ट्रांसमिटेड लाइट को हमें एनालाइज करना है प्रिज्म में या स्पेक्ट्रोस्कोप में। इस ट्रांसमिटेड लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद हमें जो स्क्रीन पर स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो स्पेक्ट्रम इट कंसिस्ट डार्क लाइंस। इसमें ये डार्क लाइंस होती है, और ये डार्क लाइंस कभी नहीं भी हो सकती हैं, तो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के रूप में होगा, अदरवाइज ये भी डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। जैसे किसी किसी एलिमेंट में डार्क लाइंस नहीं आती हैं तो कंटिन्यूअस के जैसा होगा, नहीं तो ये डार्क लाइंस यदि दिख रही हैं बीच बीच में, मतलब ऊपर एक अलग कलर है, नीचे अलग कलर है, बीच में एक डार्क लाइंस आ जाती है, तो इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो व्हेन ए कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन,
कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे आपने जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़े हुए हैं वो सभी के सभी कंटिन्यूअस हैं। कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is allowed to pass through a gas or solution and the transmitted light is analyzed in the spectroscope. We obtain a spectrum in which dark lines are observed in an otherwise continuous spectrum. ये जो डार्क लाइन्स होती हैं, these are also the characteristics of an element. ये भी एक एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक द इमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे इमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट कलर्ड लाइन आती हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन्स होती हैं। मीन्स जहाँ जहाँ पर इमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइन्स थी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में उसी जगह पर डार्क लाइन्स होंगी। बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ पर था ब्राइट और यहाँ पर है डार्क लाइन्स। बाकी सेम जगह और सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर भी वही लाइन्स पाई जाती हैं। तो लेकिन जो ये कभी कभी क्लियर नहीं होता है, हम इसलिए इसको यूनिक की तरह रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट की तरह नहीं लिया जाता है। अदरवाइज इट इज आल्सो मतलब सिमिलर टू द इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि लाइन का सेम जगह पर आती है, सेम प्लेस पर आती हैं। तो लेकिन वहाँ पर यह है कि यहाँ पर हम जनरली लाइट को बाहर से पास करते हैं, वहाँ पर उसी एलिमेंट से रेडिएशंस को इमिट किया जाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो इसमें डार्क लाइन्स हैं, वहाँ पर ब्राइट लाइन्स थी, उसमें रेडिएशन को इमिट करते हैं बाय एक्साइटिंग द सब्सटेंस। और इसमें हम ये करते हैं कि वाइट लाइट को पहले पास करते हैं, वो पहले एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर लाइट को इमिट करता है, ट्रांसमिट करता है। तो ये था एब्जॉर्ब टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब हम देखते हैं यहाँ पर इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम किस तरह से दिखाई देता है। इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी हमें हाइड्रोजन एटम के इमिशन स्पेक्ट्रम को पढ़ना है। जैसे अभी हमने इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में देखा, इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है। डिस्चार्ज ट्यूब में हम जो भी सब्सटेंस लेंगे, अभी लेंगे हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस को हीट करेंगे या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू उसको जो है टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेंगे और उस गैसियस हाइड्रोजन एटम को फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू एटॉमिक फॉर्म। गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम कन्वर्ट कर लेंगे एटॉमिक फॉर्म में। देन फर्दर और टेम्परेचर या इलेक्ट्रिसिटी मतलब हाई वोल्टेज पर देने पर क्या होगा, वो एक्साइट हो जाएंगे। हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे एक्साइटेड फ्रॉम एंड ट्रांजिट और मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी सेल्स या एनर्जी लेवल्स। The spectrum of hydrogen atom can be obtained by passing an electric discharge through the gas taken in the discharge tube under low pressure. लो प्रेशर पर लेंगे तो इजीली ये एक्साइट हो जाएंगे इसके एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड जो हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिलेगा इमिशन स्पेक्ट्रम, उसे हम बोलेंगे वो मतलब इमिटेड रेडिएशंस को एनालाइज कर लेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप में। स्पेक्ट्रोस्कोप में एनालाइज करने से हमें जो भी स्पेक्ट्रम मिलेगा वो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन होगा। और ये देखने को मिला है कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ लाइंस अपीयरिंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ के जो हमें रेडिएशंस हैं डिफरेंट रीजन्स में मिले हुए हैं। सब स्पेक्ट्रम लाइंस, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं दे आर प्रेजेंट इन विजिबल रीजन while others in ultraviolet and infrared regions। मीन्स डिफरेंट वेवलेंथ हमने जब, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एनर्जी मिल सकती है, अलग अलग कंडीशन पर जो है एनर्जी अलग मिल सकती है, तो ये देखा कि जो कुछ लाइंस थी स्पेक्ट्रल लाइंस वो विजुअल रीजन से भी बिलोंग करती हैं, वहीं अदर लाइंस अल्ट्रावायलेट से भी, इंफ्रारेड से भी। तो इस तरह से डिफरेंट रीजन्स में ये वेवलेंथ मिली, वो स्पेक्ट्रल लाइंस मिली। मींस ऑल द लाइंस हैव डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, या तो उनकी मतलब वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी सभी की अलग अलग है। तो इसके लिए उस जो इमिटेड रेडिएशंस हैं, हमें जो रेडिएशंस मिल रहे हैं, यहाँ पर लाइंस मिल रही हैं, उनके लिए कितना वेवलेंथ होगा, कब कोई लाइंस कहाँ से यदि इमिट होती है, किस सेल से इमिट होती है, मीन्स किस एनर्जी लेवल से इमिट होती है, इसके लिए 1885 में बाल्मर ने एक सिंपल रिलेशनशिप दिया। तो 1885 में बाल्मर ने सिंपल रिलेशनशिप दिया अमंग द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द सीरीज ऑफ विजिबल रीजन। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ
विजुअल रीजन्स के लिए ही ये रिलेशनशिप दिया। रिलेशनशिप ये था 1/λ इज इक्वल टू 10 96 77 1/n1 का स्क्वायर। n1 का स्क्वायर मतलब है यहाँ पर जैसे जनरली ये 2 का स्क्वायर, तो ये हम यहाँ पर 2 स्क्वायर डायरेक्ट ही रख लेंगे अपॉन n स्क्वायर भी। तो ये रिलेशनशिप इन्होंने हाइड्रोजन एटम के विजुअल रीजन में जो लाइन फॉर्म होती हैं उसके लिए दिया था, विजुअल रीजन्स की लाइन के लिए। 1/λ इज इक्वल टू 10 96 77 और ये सभी सेंटीमीटर में है, मतलब दिस इज इन सेंटीमीटर। तो जो भी वेवलेंथ आएगी वो हमें यहाँ पर सेंटीमीटर में मिलेगी, हम उसको बाद में मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ पर n की वैल्यू इंटीजर हो सकती है 2 3, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा ये, सॉरी 3 4 5 इस तरह से स्टार्ट होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ n, ये n की वैल्यू मिलेगी। तो हम इसको बाल्मर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज बाल्मर फॉर्मूला। बाल्मर के द्वारा दिया गया था बाल्मर फॉर्मूला, और ये सिर्फ उन स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए है विच फॉल्स अंडर द विजुअल रीजन, जो विजुअल रीजन से बिलोंग करती है उनकी वेवलेंथ के लिए था। लेकिन तो इसलिए जो सीरीज ऑफ लाइंस है which appear in the visual region were named as बाल्मर सीरीज, मतलब उस सीरीज का नाम ही बाल्मर सीरीज रख दिया। लेकिन soon afterward इस सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हाइड्रोजन एटम इन डिफरेंट रीजन्स वर डिस्कवर्ड। उसके बाद क्या हुआ, इनके बाद में नंबर ऑफ साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग कंडीशन पर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन किया और ये देखा कि ये सिर्फ विजुअल रीजन से ही बिलोंग नहीं करती हैं, ये तो डिफरेंट रीजन से भी बिलोंग करती हैं। और उन लाइंस को उन्होंने डिफरेंट रीजन्स को लाइंस को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन में जो नंबर ऑफ सेल है वो सिर्फ हम पढ़ते हैं जैसे 1s1, सिर्फ एक ही सेल नहीं है, इसमें सेल की संख्या देखा जाए तो इनफाइनाइट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जनरली जो मतलब स्टेबल स्टेट में पाया जाता है वो सिर्फ फर्स्ट सेल में पाया जाता है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि एटम कंसिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ द एनर्जी लेवल्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सेल। तो आगे देखिए और किस तरह से इसमें जो है सीरीज फॉल हुई। तो ये देखिए जैसे सीरीज यहाँ पर डिफरेंट हमने ये एनर्जी लेवल्स ले लिए हैं, मींस सेल ऑफ द एटम n1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट तक ये जा सकती हैं। तो इसमें 5 सीरीज है। फर्स्ट है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में ये देखा गया है कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पहले तो मतलब ग्राउंड स्टेट 1 लेवल पर पाए जाते हैं, के सेल में पाए जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट होंगे हायर एनर्जी पर, देन फिर अगेन रिटर्न टू देयर स्टेबल स्टेट n1 इज इक्वल टू k। तो ये 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकते हैं, 4th एनर्जी लेवल से भी वापस आ सकता है, 5th से भी आ सकता है, इस तरह से 6 से, कहीं से भी मतलब लौट करके फिर से यहीं पर ही आएंगे। इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। ये जो लाइंस बिलोंग कर रही हैं they belong to the Lyman series after the name of discoverer Lyman scientist। Lyman scientist के नाम पर ही है Lyman series। और ये जो इनकी वेवलेंथ है इट इज मतलब यहाँ से रेडिएशन को ये इमिट यहाँ पर करेंगे, तो इमिटेड रेडिएशंस का जो वेवलेंथ होगा इट इज बिलोंग टू द अल्ट्रावायलेट रीजन, ये यूवी रीजन से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से सेकंड सीरीज है बाल्मर। तो बाल्मर में जनरली जब ग्राउंड स्टेट 2 होता है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन वापस होकर के आ रहा है तो वह इस तरह से कहीं पर भी जा सकता है, इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज ये विजिबल रीजन की वेवलेंथ इसमें पाई जाती है, मींस यहाँ पर जो इमिटेड रेडिएशंस होंगे, यहाँ से रेडिएशन को की इमिट होने के बाद ही यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आए हैं वापस अपने ग्राउंड स्टेट पर, जिसमें ग्राउंड स्टेट है 2 मींस n सेल पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इनका जो वेवलेंथ है विजिबल रीजन से बिलोंग करता है। इसी तरह से जिनका ग्राउंड स्टेट 3 है
ये है पास्कल सीरीज, और ये बिलोंग करते हैं इंफ्रारेड रीजन से, ये पास्कल सीरीज। इसी तरह से जो फोर्थ वाले हैं ब्रैकेट सीरीज, ये है ब्रैकेट सीरीज, इट इज आल्सो बिलोंग टू द इंफ्रारेड, मतलब ये नियर इंफ्रारेड, ये मिडिल इंफ्रारेड, और इसी तरह से जिनका ग्राउंड स्टेट 5 है वो भी पास्कल सीरीज का नाम दिया गया, और ये भी फार इंफ्रारेड से बिलोंग करती हैं, इनके इमिटेड रेडिएशंस का वेवलेंथ। तो इस तरह से हाइड्रोजन एटम में देखा कि नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस है, दे आर सो मेनी इन नंबर्स एंड दे बिलोंग्स टू द डिफरेंट रीजन्स, जैसे अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल, इंफ्रारेड, 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 ये नियर, ये मिडिल, और ये फार इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट सीरीज की वेवलेंथ की, जिनमें अब इनको सबको समराइज करने के लिए रिडबर्ग ने एक इक्वेशन दिया, उसका नाम रिडबर्ग इक्वेशन पढ़ा। ये लाइमन सीरीज की लाइन, क्योंकि अल्ट्रावायलेट से, बाल्मर के विजिबल से, पास्कल के आईआर से, ब्रैकेट के आईआर से, और ये है पीफंड सीरीज की भी इंफ्रारेड से ही बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट सीरीज के जो रेडिएशंस हैं, इन रेडिएशंस में हमें ये ध्यान रखना होगा कि ग्राउंड स्टेट की वैल्यू क्या है। ग्राउंड स्टेट लाइमन के लिए है n की वैल्यू 1, इसके लिए है 2, इसके लिए 3, 4, 5, 6, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो अलग अलग सीरीज में है, मीन्स वहाँ पर वो उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में रहते हैं। तो इन सभी लाइंस के लिए, क्योंकि बाल्मर ने तो सिर्फ विजुअल सीरीज के लिए ही दिया था, और आगे रिडबर्ग ने लेकिन सभी सीरीज के लिए एक रिलेशनशिप दिया, जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स को हम उनके एनर्जी स्टेट के साथ रिलेट कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडबर्ग इक्वेशन। तो इन पांचों सीरीज के लिए रिडबर्ग ने एक इक्वेशन दिया, जिसको हम रिडबर्ग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये भी सिमिलर टू द बाल्मर फॉर्मूला है, बट थोड़ा चेंजेस है। ये 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार भी लिख सकते हैं, या फिर सीधे 1/λ भी लिखा जा सकता है। 10, 96, 77 n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। इन्होंने ये फॉर्मूला रिडबर्ग ने दिया, जिसमें n1 और n2 इंटीजर्स होते हैं। मीन्स n1 जो है ये ग्राउंड स्टेट वाले हैं, और n2 जो है वह एक्साइटेड स्टेट्स वाले, हमको यहाँ पर वैल्यू रखना है। तो अलग अलग सीरीज के लिए n1 और n2 की वैल्यू डिफरेंट होती है, दैट इज कॉल्ड रिडबर्ग इक्वेशन। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 1/λ इज इक्वल टू r h भी लेते हैं, रिडबर्ग जिसे हम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, तो सिंपल r या RH ये भी रखा जाता है, n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर। r इज ए रिडबर्ग कांस्टेंट, r यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 10, 96, 77 सेंटीमीटर ली जाती है। तो r की वैल्यू को रख दें 10, 96, 77 सेंटीमीटर इनवर्स, और n1, n2 तो हम उस इमिटेड रेडिएशंस का किस सीरीज का है वहाँ के उसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? को सॉल्व करने के लिए हमें देखिए सीरीज है, रीजन है, लाइमन सीरीज के जो रेडिएशंस हैं इनका वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन से बिलोंग करता है। इसके लिए n1 का वैल्यू 1 रखेंगे हमेशा के साइड के इक्वल, और n2 की वैल्यू 2, 3, 4 इस तरह से आगे कोई भी रखी जा सकती है। बाल्मर सीरीज के जो है वो विजुअल रीजन से बिलोंग करते हैं। इसके n1 का वैल्यू होता है 2, क्योंकि इसका ग्राउंड स्टेट 2 है, और n2 की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर 3 से, 3, 4, 5 इस तरह से कोई भी हो सकती है। पास्कल सीरीज
इंफ्रारेड से बिलोंग करता है, जिसके ग्राउंड स्टेट की वैल्यू मीन्स N1 की वैल्यू होगी 3 और ये होगा 4, 5, 6, ऐसे कोई भी आगे बढ़ा सकते हैं। ब्रैकेट IR ये 4 है जिसका N1 का, और ये होगा 5, 6, 7 से लेकर के पूरा इनफाइनाइट तक जा सकते हैं कहीं पर भी। पी फंड में IR है, इसके N1 का वैल्यू 5 और N2 का वैल्यू रखेंगे 6, 7, 8, 2 अप टू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल है यहाँ पर। इस तरह से ये वैल्यूज को हमें N1 का याद रख लेंगे तो सारे ये सभी बन जाएंगे फिर, और ये याद रखना है किस सीरीज किस रीजन से बिलोंग करते हैं। अभी हम इसमें लिमिटिंग लाइन को देखें। लिमिटिंग लाइन क्या हो सकती है? तो लिमिटिंग लाइन किसी भी मतलब इक्वेशन का तब होगा लिमिटिंग लाइन मतलब सबसे जो लिमिटिंग लाइन है वो कौन सी है? तो लिमिटिंग लाइन तभी होगा जब N2 की वैल्यू इनफाइनाइट रख लेंगे हम रेडबर्ग इक्वेशन में। तो लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज द लाइन व्हेन N2 इन द रेडबर्ग इक्वेशन इज इंफिनिटी। तो हम व्हेन N2 इज इक्वल टू इंफिनिटी रख लेंगे, we obtain limiting line। और लिमिटिंग लाइन में यदि आपने मतलब N2 की वैल्यू इन्फिनिटी रखी तो उस सीरीज के लिए वह सबसे मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, जबकि लार्जेस्ट वेवलेंथ वो वेव नंबर होगा। तो N2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, वी ऑब्टेन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। हमें यहाँ पर वेवलेंथ सबसे छोटी मिलेगी लेकिन एनर्जी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। अब जैसे यदि हम अल्ट्रावायलेट रीजन से मतलब ये लाइमन सीरीज का निकालेंगे तो N1 की वैल्यू 1 और N2 की वैल्यू इनफाइनाइट रख लेंगे, तो एनर्जी मीन्स वहाँ सबसे ज़्यादा थी लेकिन वह वेवलेंथ सबसे छोटी होगी। इसी तरह से विजुअल रीजन में है, यहाँ पर भी आप रख लेते हैं तो N1, 2 और इनफाइनाइट वैल्यू N2 की रख लेंगे तो हमें वहाँ पर लिमिटिंग लाइन मिलेगी, मीन्स उससे अभी और जो है अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ नहीं हो सकती है उस पर्टिकुलर सीरीज के लिए। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स को भी हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखें, इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ए स्पेक्ट्रल लाइन करस्पॉन्ड्स टू N1 इज इक्वल टू 3 एंड N2 इज इक्वल टू 5। ये एक स्पेक्ट्रल लाइन हमको मिल रही है जिसमें N1 की वैल्यू 3 है और N2 की वैल्यू 5 है। कैलकुलेट लैम्डा एंड न्यू मतलब वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। सेकंड है नेम द स्पेक्ट्रल सीरीज विच दिस लाइन बिलोंग, किस सीरीज से मतलब उसका नाम बताना है। एंड इन विच रीजन विल दिस लाइन फॉल, किस रीजन में होगा, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड जो भी है। तो पहले तो यहाँ से यही बता दें कि N1 इज इक्वल टू 3, N1 की वैल्यू 3 होती है पास्कल सीरीज का। तो ये तो हमें यहाँ पर मालूम चल गया पास्कल सीरीज है। पास्कल सीरीज में N1 3 है, N2 की वैल्यू 4 से स्टार्ट हो सकती है। तो यदि 4 से 3 पर फॉल होता है तो उसको हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे ऑफ पास्कल सीरीज। 3 से 5 तक है मतलब 5 से 3 पर आएगा तो ये कहलाएगा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज पास्कल सीरीज के लिए। तो अलग अलग उसके लिए नेमिंग भी अलग अलग देते हैं। तो रेडबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग N1 अपॉन लैम्डा आर 1 N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 10 96 77, N1 है 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 10 96 77 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 25, और इसको हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने पर आपको 10 96 77 ये मिल जाएगा 200, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 96 77 इंटू 16 बाई 225, और ये सभी सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स है उसका यूनिट आर का।
तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 लैम्डा है और हम सिर्फ यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू रखना चाहते हैं, तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी 225 10 96 77 इंटू 16 और जो लैम्डा का वैल्यू मिलेगा 1282 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर और ये 1282 nanometer. This is the wavelength of the emitted radiation belong to the whose spectral line corresponds to n1 is equal to 3 and n2 is equal to 5. 1282 nanometer. अब हम इसी में क्या करेंगे, न्यू इज इक्वल टू ये c बाई लैम्डा लगा देंगे, ये वैल्यू रख देंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड और 1282 जो नैनोमीटर है इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा, 1282 इंटू 10 टू द पावर -9। तो जो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज 2.34 इंटू 10 टू द पावर 40 हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। थर्ड है इसी में, ये नेम द स्पेक्ट्रल सीरीज। तो स्पेक्ट्रल सीरीज जैसे कि जिसके n1 का वैल्यू 3 होगा वो बिलोंग टू द पास्कल सीरीज, ये पास्कल सीरीज से बिलोंग करता है। इसी तरह से हम थर्ड वाले का आंसर देखेंगे, इन विच रीजन विल दिस लाइन फॉल। तो पास्कल सीरीज में जो भी रेडिएशंस होते हैं दे फॉल इन इंफ्रारेड रीजन, ये IR रीजन से बिलोंग करेंगे, मींस इनका जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होगा इट बिलोंग टू द इंफ्रारेड रीजन। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिडबर्ग इक्वेशन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।